हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप नाथ। आज मैं आपके साथ लाइव आया हूँ। इसके लिए मैं ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर और अ, दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल के लोगों को जो है धन्यवाद देता हूँ। तो उनकी वजह से मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक कठिन समय है, और कठिन से भी ज़्यादा ये एक परीक्षा की घड़ी है हम सबके लिए। हम लोग आधी लड़ाई जीत चुके हैं, और आधी लड़ाई बाकी है, और जो थोड़ी इस वक्त गंभीर है। पूरी दुनिया से मैं लोगों से मेरी बातचीत होती है। मेरे दोस्त इटली में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, इवन इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में भी हैं। मैं ख़ुद मुंबई में हूँ इस वक्त, जो कि मुंबई और महाराष्ट्र आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा केसेस यहाँ पर हो रहे हैं। बट इसका एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अनुशासन रखें, संयम रखें, और धीरज के साथ इसको धीरे धीरे करके निकालें। सरकार, बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जिसमें हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले, सिक्योरिटी के लोग, और बहुत सारे एनजीओ, और सब लोग मिल के हमें मदद कर रहे हैं। और जितना हो सके, हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत लोगों का देश है, बहुत विभिन्नताएँ हैं, बहुत तरह की समस्याएँ हैं, और उसके बीच में भी जितनी सुंदर तरीके से भारत के लोगों ने इस का मुकाबला किया है, और इससे जिस तरीके से वो लोग लगातार जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें हमें बचना चाहिए, जिससे तो आज हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भगवान करे हम जल्द से जल्द इससे बाहर निकलें, लेकिन हमें फिर भी पता है कि अभी इसमें कुछ समय जाएगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, और घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत आवश्यक हो, या किसी की मदद करने के लिए। मैं चूँकि कला और साहित्य से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना जो है वो कला साहित्य की गतिविधियों से मैं गुजार रहा हूँ। परिवार के साथ मैं बहुत दिनों से समय नहीं बिता पाया था, तो इसको भी मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेकर उनके साथ समय बिता रहा हूँ, पत्नी बच्चों के साथ बिता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ जिनको पढ़ नहीं पाया था। बहुत सारा संगीत गढ़ रहा हूँ, बहुत सारी गज़लें, कविताएँ लिख रहा हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ी इस बीच में। नेटफ्लिक्स पे मैंने बहुत सारी फ़िल्में देख डाली, इंटरनेशनल सिनेमा देखा। और उससे भी बड़ी बात, जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे मैं बहुत दिनों से बात नहीं कर पाता था अपनी बिज़ी शेड्यूल की वजह से, व्यस्तता की वजह से, तो उनसे मैं काफ़ी बात कर पा रहा हूँ इस समय पे। और एक दूसरे को हम विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को जो है हौसला बढ़ाना, इन चीज़ों को करके मैं इस समय को बिता रहा हूँ। तो ये काफ़ी एनरिचिंग होता है आपके लिए। इस तरह से अगर एक अध्ययन अवकाश की तरीके से मैंने इसको लिया है। और आप लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहें तो कृपया मुझे अपने सवाल भेजें। और आप लोगों ने मेरे काम को काफ़ी सुना होगा, देखा होगा, मेरी फिल्मों में देखी होंगी। तो काम के साथ तो लोगों के साथ मेरा काफ़ी परिचय है, लेकिन मैं खुद थोड़ा कम लाइमलाइट में रहता हूँ। ज़्यादातर मेरा समय जो है पढ़ने लिखने और चीज़ों को बनाने में, उनकी रचना में बहुत समय मेरा जाता है। बट इस पिछले 30-40 दिन के लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी फ़ोन पर भी, और इस तरह से लाइव सेशन में 2-3 किए हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो मैं एक मज़ेदार बात बताऊँ कि दिल्ली से मेरा बड़ा क्लोज़ लगाव है। मैं मुंबई आने से पहले 3 साल तक दिल्ली में था, और वहाँ मैं एज ए जूनियर लॉयर और जर्नलिस्ट काम करता था। तो दिन में मैं अदालत में जाता था, और शाम को मैं एक अखबार में नौकरी करता था, उसके एडिटोरियल डेस्क पे। और दिल्ली का जो एक स्टाइल है, टशन है, वो मुझे बड़ा पसंद है। दिल्ली की जो लैंग्वेज है, और दिल्ली में एक अलग तरह जो कहते ही हैं दिल्ली दिल वालों की, तो एक बात है दिल्ली के अंदर। मुंबई में अब रहता हूँ, यह मेरी कर्म भूमि है। बॉलीवुड में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से। इस शहर का अपना एक मिजाज है कि ये शहर सोता नहीं है। बट आज पूरी बॉम्बे और पूरा दिल्ली सब ठहर गया है। दिल्ली के दिल वाले अपने तरीके से जूझ रहे हैं, मुंबई के जो कर्मवीर हैं वो अपने तरीके से जूझ रहे हैं। तो अब चूँकि आप लोग दिल्ली में ज़्यादा लोग हैं, और दोनों संस्थाएं, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर और दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल दिल्ली से है, तो मैं दिल्ली की बातें ज़्यादा करता हूँ। तो मैं जब यूपी में था, और मैं पढ़ाई ख़त्म करके 1996 में मैं दिल्ली आया। तो 1996 से 1999 तक मैं दिल्ली में था, लगभग 3 साल। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली में। दिल्ली ने मुझे बहुत नर्चर किया। बहुत सारे साहित्यकार,
बहुत सारे गुणी लेखकों के साथ मेरी वहाँ जान पहचान हुई। मेरी दोनों किताबें मुझको कुछ भी नाम दो और दर्पण अभियंता है 1997 और 1998 में पब्लिश हुई। उस वक्त मैं दिल्ली में ही था। और आज मैं आपको अपनी जो पहली पुस्तक है जिसका नाम है मुझको कुछ भी नाम दो, उसकी कुछ क्षणिकाएँ सुनाता हूँ। ये है वो पुस्तक मुझको कुछ भी नाम दो, जो 1997 में पब्लिश हुई थी। और तब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे श्री साहिब सिंह वर्मा जी, उन्होंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हाउस में इसका लोकार्पण हुआ था। तो मैं कुछ क्षणिकाएँ सुनाता हूँ। इसमें इस किताब में मेरी 12 साल से 18 साल के दौरान लिखी हुई कुछ कविताएं हैं, 70-80 कविताएं हैं। ज़्यादातर कविताएं 17-18 साल की उम्र की, कुछ कविताएं हैं जो 13, 14, 15 साल की उम्र में लिखी गई थी। तो इसमें मैं एक आपको क्षणिका सुनाता हूँ, छोटी कविता कहते हैं जिसको, कि वो महारथी हैं अधिरथी हैं, वो महारथी हैं अधिरथी हैं, तुणीर में उनके बड़े बाण हैं। वो महारथी है अधिरथी हैं, तुणीर में उनके बड़े बाण हैं, बुद्धि में उनके वेद पुराण हैं, किंतु उनके निशाने पर केवल अभिमन्यु के प्राण हैं। वो महारथी हैं अधिरथी हैं, तुणीर में उनके बड़े बाण हैं, बुद्धि में उनके वेद पुराण हैं, किंतु उनके निशाने पर केवल अभिमन्यु के प्राण हैं। तो उस समय मैं इस तरह के हिंदी में लिखता था। फिर इसी की एक मैं छोटी सी आपको और क्षणिका सुनाता हूँ कि लकड़ी तू ही तो थी सगी जो संग में जली, लकड़ी तू ही तो थी सगी जो संग में जली, बाकी सारी भीड़ तो बस शमशान तक ही चली। ये मेरे ख्याल से 17 या 18 साल में लिखी थी ये क्षणिका। फिर मैं एक और आपको और एक क्षणिका सुनाता हूँ कि देखी एक मजदूर की रोटी थोड़ी कच्ची थोड़ी मोटी, देखी एक मजदूर की रोटी थोड़ी कच्ची थोड़ी मोटी, झुक गई मेरी नज़र शर्म से सोच के अपनी रोटी बोटी। ये कविताएं हैं जो इसके इस दर्पण अभियंता में हैं, और मैं मुझको कुछ भी नाम दो में है। और इससे मैं आपको एक अतुकांत कविता सुनाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। उसका नाम है कविता का जिन्हें मुझे झेलना है। कि मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे मूर्ख समझें मूर्ख कहें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया मुझे मूर्ख समझें मूर्ख कहें। आप बुद्धिमान हैं बहुत ज्ञानवान हैं, आप बुद्धिमान हैं बहुत ज्ञानवान हैं, ये कह कर ना जाने कितनी बार मुझे मूर्ख बनाया गया। आप बुद्धिमान हैं बहुत ज्ञानवान हैं, ये कह कर ना जाने कितनी बार मुझे मूर्ख बनाया गया। लेकिन अब मैं जान गया हूँ, मूर्खता का महत्व पहचान गया हूँ। लेकिन अब मैं जान गया हूँ, मूर्खता का महत्व पहचान गया हूँ। अब मूर्ख बनकर बुद्धिमानी का खेल खेलना है, अब मूर्ख बनकर बुद्धिमानी का खेल खेलना है। मेरे तो पौ 12 होंगे उन बुद्धिजीवियों का सोचिए जिन्हें मुझे झेलना है। मेरे तो पौ 12 होंगे उन बुद्धिजीवियों का सोचिए जिन्हें मुझे झेलना है, जिन्हें मुझे झेलना है। और दोस्तों कुछ अपने सवाल भेजें। तो अच्छा, ऑडियो इज़ नॉट क्लियर शिल्पा कह रही है, क्या दिक्कत हो रही, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा? अब ठीक है, बेटर है? हेलो, कृपया लिखें। हेलो, मुझे लगता है अब ऑडियो बेटर होगा। और दोस्तों दिल्ली में जब मैं रहता था, मैं दिल्ली में आश्रम के पास एक जगह है जंगपुरा बी के इलाके में रहता था। और मैं दिन में 30 हज़ारी हाई कोर्ट, पटियाला हाउस और कड़कड़ डोमाइन कोर्ट्स में जाता था अपने सीनियर्स के साथ। और फिर शाम को मेरी प्रेस होती थी ओखला में फ़ेज़ 2 में, और मैं वहाँ से पहले कालकाजी डिपो और फिर वहाँ से ओखला में जाता था। और रात में फिर प्रेस की गाड़ी मुझे छोड़ती थी मेरे घर के पास। और इस तरीके से मेरा समय वहाँ पर दो काम करता था। और बाकी जो भी मुझे फुर्सत मिलती थी उसमें मैं किताबें पढ़ना, बहुत सारे अखबार, 3-4 अखबार पढ़ने होते थे मुझे, वो सब करता था। इस तरीके से मेरा दिल्ली में लगभग 3 वर्ष का समय बीता। और मेरी पहली किताब छपने की जब पांडुलिपि उसकी तैयार थी तो मेरे परिचित थे डॉक्टर धनंजय सिंह, जो कादम्बनी के संपादकीय विभाग में थे। उनसे मेरा परिचय हुआ, तो फिर उनको मैंने अपनी पांडुलिपि दिखाई
और इस तरीके से पहली किताब 1997 में छपी। इस बीच में मैंने तब तक दिल्ली पहुंच गया था तब मैं काफ़ी गज़लें लिखने लगा था। तो मैं दुष्यंत जी से बहुत प्रभावित था, दुष्यंत कुमार जी से, जिनकी साए में धूप बहुत पॉपुलर किताब है, और उनकी शायरी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो, वो किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो आज भी जब इन शेरों को सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो एक शरीर में रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था, तो मैं भी गज़लें लिखने की कोशिश करने लगा, और मैं दिल्ली के दौरान काफ़ी गज़लें लिखी दिल्ली में रहते हुए। फिर एक बार मेरी गज़लों की पांडुकी मैं लेके गया, विभांशु देवयाल जी थे जिन्होंने मेरी इस किताब का प्रीफेस भी लिखा है। वो तब राष्ट्रीय सहारा के रेजिडेंट एडिटर थे और काफ़ी नामचीन राइटर हैं, वो गद्य में भी और पद्य में भी। तो उन्होंने गज़लें मेरी देखी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसमें से 64 अच्छी गज़लें छाँटी, और फिर वो किताब, क्योंकि समय का अभाव होता था उनके पास भी, लेकिन मैं उनके पीछे लगा रहा। और इस तरीके से जो मेरी दूसरी किताब है दर्पण अभियंता है, ये अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये 1998 में पब्लिश हुई, और इसमें 64 हिंदी गज़लें हैं। मैं इसकी कुछ गज़लें मुझे याद भी हैं, तो बिना देखे मैं पढ़ देता हूँ कि दिल की बातें पता न कर, दिल की बातें पता न कर, सुलगी आग में हवा न कर, दिल की बातें पता न कर, सुलगी आग में हवा न कर, ज़्यादा जी के करूँगा क्या, ऐसी कोई दुआ न कर। दिल की बातें पता न कर, सुलगी आग में हवा न कर, ज़्यादा जी के करूँगा क्या, ऐसी कोई दुआ न कर। सोच समझ के छला तुझे, सोच समझ के छला तुझे, इन लोगों से वफ़ा न कर, जिसका प्रायश्चित ही ना हो, ऐसी कोई ख़ता न कर। कि सोच समझ के छला तुझे, इन लोगों से वफ़ा न कर, जिसका प्रायश्चित ही ना हो, ऐसी कोई ख़ता न कर। तेरा दर्द न समझेंगे, इनके मुँह तू लगा न कर, दिल की बातें पता न कर, सुलगी आग में हवा न कर। एक और गज़ल सुनाता हूँ आपको कि जब जंगल काटे जाते हैं, तब वो शहर को ही आते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं, तब वो शहर को ही आते हैं, चंदन सी खुशबू है उनकी, सांप गले में लटकाते हैं। कि जब जंगल काटे जाते हैं, तब वो शहर को ही आते हैं, चंदन सी खुशबू है उनकी, सांप गले में लटकाते हैं। तुम चाहो तो बन भी जाना, उन्हें खिलौने ही भाते हैं। तुम चाहो तो बन भी जाना, तुम चाहो तो बन भी जाना, उन्हें खिलौने ही भाते हैं। और सोकर तुम ना जाग सकोगे, ऐसे सपने दिखलाते हैं। सोकर तुम ना जाग सकोगे, ऐसे सपने दिखलाते हैं। उनके फेर में मत पड़ जाना, सारे हुनर उन्हें आते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं, तब वो शहर को ही आते हैं। और 2-3 गज़लें मैं सुनाता हूँ आपको। आज का जो मौजू है, ये लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा एक मन में सबके संशय है, उसके बीच से गुजरना, अपने को मोटिवेट रखना है। तो उस मोटिवेशन और उस फिलॉसफी के साथ मैंने कुछ ये गज़लें अभी मेरी तीसरी किताब में आने वाली हैं कि खुद को मैं पहचान लूँ, कोशिश में हूँ। खुद को मैं पहचान लूँ, कोशिश में हूँ, फिर से खुद को जान लूँ, कोशिश में हूँ। खुद के लिए मैं जाने कब से भटक रहा हूँ, खुद के लिए मैं जाने कब से भटक रहा हूँ, ये सच्चाई मान लूँ, कोशिश में हूँ। सुना इरादों ने बदले हैं कई इरादे, सुना इरादों ने बदले हैं कई इरादे, मैं भी मन में ठान लूँ, कोशिश में हूँ। और वक्त मिलावट से खुद को ना बचा पाया, वक्त मिलावट से ना खुद को बचा पाया, अच्छे लम्हे छान लूँ, कोशिश में हूँ। और बीच राह में छोड़ के जिसको निकला था मैं, उसका दामन थाम लूँ, कोशिश में हूँ। खुद को मैं पहचान लूँ, कोशिश में हूँ, फिर से खुद को जान लूँ, कोशिश में हूँ। एक और गज़ल सुनाता हूँ आपको कि कुछ पल गुज़रे हैं यूँ निशान छोड़कर, कुछ पल गुज़रे हैं यूँ निशान छोड़कर, सब कुछ वो ले गए हैं मेरी जान छोड़कर। कुछ पल गुज़रे हैं यूँ निशान छोड़कर, सब कुछ वो ले गए हैं मेरी जान छोड़कर। वो आए थे जीवन में एक उम्मीद की तरह,
वो आए थे जीवन में एक उम्मीद की तरह, वो गए हमें किस तरह हैरान छोड़कर। और इस घर में कोई हादसा हुआ था यकीनन, इस घर में कोई हादसा हुआ था यकीनन, सब चल दिए इस घर को यूं वीरान छोड़कर। एक नींद की गोली से हुई रात सुहानी, एक नींद की गोली से हुई रात सुहानी, सब सो रहे हैं गेट पर दरबान छोड़कर। कुछ पल गुजरे हैं यूं निशान छोड़कर, सब कुछ वो ले गए हैं मेरी जान छोड़कर। अतुल कुमार जी ने पूछा है रंगरेज। हाँ, ये एक नई चीज़ है जो मैंने अभी की है। मेरी लेखनी के बारे में लोग जानते हैं साहित्य से भी और फिल्मों से भी, बट मैंने अभी एक करीब 70-80 फिल्मों में गाने लिखे मैंने, जिसमें शायद आप लोगों को पता हो पेज 3, कॉरपोरेट, सांवरिया, फैशन, फिर आशिकी 2, सुन रहा है ना तू। यहाँ ये मेरी जर्नी है और अभी मेरी कई फिल्में आने वाली हैं। बट मैं कॉलेज के दिनों में गाता था। एक्चुअली गायक पहले बना, गाता तो था बचपन से ही, कॉलेज के एनुअल फंक्शंस में गाता था। और लेखन तो बाद में हुआ, क्योंकि गाने तो हम लोग सुने सुनाए गाने कि मैं शायर तो नहीं, और चल 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 मेरे हाथी मेरे साथी, इस तरह के गाने टीचर लोग सिखा देती थी और उनको फिर हम लोग स्टेज पे गाते थे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में। फिर बाद में कभी घर में बच्चों की छोटी मोटी जो बर्थडे पार्टी वार्टी होती थी उसमें गाते थे। बट लेखन जो है शुरू हुआ, वो हुआ 12-13 साल की ऐसे कच्चा लेखन, फिर 17-18 साल की उम्र से थोड़ा सीरियस राइटिंग स्टार्ट हुई। तो गायक में पहले था। फिर जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, वो कुमार शानू जी का दौर था, उस समय पर मैं उनके गाने सुनते थे। आशिकी जो पहली थी वो मैं तब स्कूल में था तभी आई थी। मुझे याद है उसका कैसेट, मैं 2 कैसेट, पहला कैसेट लाया, उसको इतना सुनता था, मुझे वो गाने पूरे रटे, उसकी छोटी छोटी ट्यून, छोटी छोटी बारीकी मुझे रटी हुई है। तो वो कैसेट भी घिस गया, उस टेप रिकॉर्डर का हेड घिस गया। फिर मैं दूसरी कैसेट लेके आया, टेप रिकॉर्डर का हेड ठीक कराया, तब कैसेट होती थी इस तरीके से। मुझे पता नहीं था आगे चलकर मैं आशिकी 2 में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो ये सुखद अनुभव रहा। तो आज उस समय हम लोग, कुमार शानू जी का दौर था। जब मैं मुंबई पहुंचा तो पता चला कि भाई अगर गायक बनना है तो उसमें तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कुमार शानू को 16 साल लगे, उदित नारायण को 15 साल लगे, अभिजीत भट्टाचार्य को 14 साल लगे। मैंने कहा यार अब 14 साल संघर्ष। फिर अगर आपको म्यूज़िक डायरेक्शन करना है तो उसके लिए आपको स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा और आपको हर वक्त अपने साथ म्यूजिशियंस रखने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो सबसे आसान था अपने साथ की कलम लो और राइटिंग में चले जाओ। चूँकि 2 किताबें ये आ चुकी थी दिल्ली में पहले, तो मेरे लिए आसान था। बट मैं सब फॉर्मेट में लिखता था। मैं मतलब स्क्रिप्ट राइटर भी था बना, और टेलीविज़न में भी मैंने काफ़ी लिखा, अफसर बिटिया और हमारी देवरानी, एक घर बनाऊंगा, किसी में डायलॉग, किसी में स्क्रीन प्ले, इस तरीके से काम किया। बट चूँकि मेरे लिरिक्स की दुकान चल पड़ी, गाने हिट होने लगे, और फिर मेरे करियर की स्टार्ट हुई। पहली फिल्म थी मेरी भूत, जिसके हीरो थे अजय देवगन और उर्मिला मातोंडकर, उसकी हीरोइन थी। फिर कई फिल्में करते हुए मेरी करियर की 5वीं या 6ठी फिल्म थी पेज 3। तो जब ये फिल्म मुझे मिली तो इस फिल्म में जो उसके डायरेक्टर थे मधुर भंडारकर, वो पहले कई फिल्म बना चुके थे, और उसमें एक फिल्म उनकी बहुत बड़ी हिट थी और बहुत उनको क्रिटिकल एक्लेम मिला था, जिसका नाम था चांदनी बार। बट चांदनी बार में गाने नहीं थे एज सच। तो जब मधुर जी पेज 3 बना रहे थे तो उन्होंने जो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर, उससे कहा मैं एक ऐसा लिरिसिस्ट चाहता हूँ जो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से अगर हो तो बहुत अच्छा। बिकॉज जो फिल्म की हीरोइन थी वो जर्नलिस्ट थी, और पेज 3 की कहानी थोड़ी अनयूजुअल सी थी। मतलब वो सीधी कहानी नहीं थी कि हीरो हो हीरोइन हो, उसमें 2-3 लड़कियों की कहानी थी, कहानियों में कहानी गुथी हुई थी। तो उनको कुछ अलग तरीके से म्यूज़िक उसका होना था, बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल के गाने नहीं बनने थे, थोड़ा उसमें डिफरेंस होना था बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे फिल्म की कहानी थोड़ी सी नरेट की, तो मेरे समझ में आ गई कि इसमें रिश्तों की बात, इन सब चीज़ों की बात बहुत है। और उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इस फिल्म में लता जी से एक गाना गवाऊँ। और उस वक्त लता जी की उम्र करीब 75 साल हो चुकी थी। अब किसी भी नए राइटर के लिए जिसने भी इंडस्ट्री में कुछ साल, 2-3 साल पहले कदम रखा हो, लता जी जैसी लीजेंड के साथ काम करने की अगर उम्मीद बंधे तो आप सोचिए क्या होगा। मेरे दिल के अंदर बुलबुले उठने लगे। और उन्होंने कहा भाई लता दीदी ने ये कहा कि संगीत तो अच्छा बन रहा है लेकिन आजकल राइटिंग अच्छी नहीं हुई, और जब तक राइटिंग अच्छी नहीं होगी मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई कि अगर भाई ठीक नहीं लिखा और दीदी को पसंद नहीं आया तो बड़ी मुसीबत होगी मेरे लिए, और मैं ही एकदम उसका जो है कल्प्रिट बन जाऊँगा। तो खैर, और मुझे लिखना था कहानी के हिसाब से जो मधुर जी चाहते, तो मैंने वो गाना लिखा। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, 2 पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं।
और जब ये गाना हम लोग ने धुन बना के इसकी शमी टंडन ने और सब ने जब उनको क्यू ट्रैक गवा के दीदी के पास भेजा, लता जी के पास, तो उन्होंने एकदम हामी भर दी और कहा कि मैं ये गाना गाऊंगी, थोड़ा मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा समय लगेगा। और मुझे आज भी वो तारीख याद है कि 26 जून 2004 को ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और 21 जनवरी 2005 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद नो लुक बैक, उसके बाद पीछे से मेरी सरकार आई जिसमें गोविंदा गोविंदा ये सब गाने आए। उसके तुरंत बाद कॉरपोरेट आई जिसमें ओ सिकंदर, लम्हा लम्हा ज़िंदगी है। उसके तुरंत बाद सांवरी आई जिसमें यूं शबनमी, पहले नहीं थी चांदनी, और भी फिल्में आ रही थी जिसके लिए मुझे पहला स्टारडस्ट अवार्ड मिला। उसके बाद उसके पीछे पीछे फैशन है और बीच में पान सिंह तोमर, साहब बीवी गैंगस्टर, बहुत सारी फिल्में हैं। और फिर सुन रहा है ना तू, आशिकी 2। और उसके बाद ये लेखन का कार्य चलता रहा। बीच में मैंने एक फ़िल्म बनाई है एज ए डायरेक्टर राइटर जिसका नाम है डीएनए में गांधी जी, जिसकी शूटिंग मैंने दिल्ली में की है, क्योंकि मुझे दिल्ली, आपको मैंने पहले कहा, जैसे बहुत पसंद है। और स्पेशली जो दिल्ली की लैंग्वेज है वो उसमें एक टिंच है जो वहाँ की लैंग्वेज है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये फिल्म अब रिलीज़ होगी, कंप्लीट हो गई है। तो देखते हैं जरा कोविड से हम लोग बाहर आएँ। तो उसकी शूटिंग मैंने दिल्ली में की है, ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली में की है। और उसमें पुराना किला विला काफ़ी जगह शूट किया दिल्ली में मैंने, रोड पंजाबी बाग रोड्स पे काफ़ी जगह शूटिंग की उसकी। और अभी मेरा एक रिसेंट, पहले जिसको एल्बम कहते थे अब उसे सिंगल कहते हैं, ओरिजिनल गाना रंगरेज रिलीज़ हुआ है, यूट्यूब पे है और उस गाने को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस गाने में मैंने इस गाने को गाया है, इसकी धुन बनाई है और लिखा तो है ही। तो मैं कभी मैं उसको म्यूज़िक के साथ, हो सकता है मैं कभी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में ही इसका प्रोग्राम कर दूं आने वाले समय में, या डॉली सिंह जो हैं दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल वाले, इनके साथ कुछ हम लोग दिल्ली में प्लान करते हैं जिसमें गीत संगीत और साहित्य सबका मिला जुला कर हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे इस बारे में। मेरे मन में भी इच्छा है कि बहुत दिनों से कि कुछ मैं दिल्ली में ऐसा कुछ कल्चरल करना चाहता हूँ जिसमें कुछ और आर्टिस्टों को भी हम लोग कोलैबोरेट करके एक अच्छा फंक्शन करेंगे। और कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बताएं, तो मैं उस हिसाब से आप लोग के मन मुताबिक, ये कार्यक्रम आपके लिए है, ये बातचीत आपके लिए है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के हिसाब से कुछ बताऊं जो आप लोग जानना चाहें, प्लीज़ बताएं। अच्छा हाँ, एक बात और बताता हूँ, दिवाकर जी पूछ रहे हैं, वो पेज 3 के अंदर मैंने एक गाना किया था जिसको लता जी ने गाया था, और उसी फिल्म में मुझे एक गाना आशा जी के साथ भी करने के लिए मौका मिला, जिस गाने के बोलते हुजूर हुजूर आला, कि बेकरार कर डाला छलका चाहतों का प्यार, बिन कत्ल किए ही मार डाला, हुजूर हुजूर आला, हुजूर हुजूर आला। ये आशा जी ने गाया था, द ग्रेट आशा जी। तो आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे अपने करियर के शुरुआत में ही पेज 3 जैसी एक फ़िल्म मिली जिसको बहुत सारे नेशनल अवार्ड मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और जिसमें लीजेंडरी लता दीदी और आशा जी एक साथ मुझे मिल गई। एंड आई वॉज अ यंग चैप एट द टाइम इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ से मेरा करियर जो है एक मेरे लिए वो बहुत ही जो है बेंचमार्क साबित हुआ, और वहाँ से मुझे बहुत सारी फिल्में मिली और मेरे को इंडस्ट्री में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये एक है। और सुन रहा है ना तू गाई, अच्छा सुन रहा है तू को गाया है अंकित तिवारी ने, मैंने लिखा है, बट ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ लाइनें इसकी गुनगुना देता हूँ। मैं इसका अंतरा बहुत पसंद है मुझे कि मंजिलें रुसवा हैं, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है, मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे, इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू,
क्यों रो रहा हूँ मैं। थोड़ा गला सूख गया था मेरा बात करते करते, और मैंने जल्दबाजी में पानी भी रखना भूल गया मैं। खैर कोई नहीं, ये तो दोस्तों के साथ बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइक पे तो हम लोग गा ही देंगे। तो और बताएं। अच्छा, मोना जी पूछ रही हैं अच्छी गायकी और सच्चे संगीत में क्या फ़र्क होता है। देखिए मैं बताऊं, भाव की अभिव्यक्ति है वही कविता है, वही संगीत है। अच्छी गायकी किसको कहेंगे? जो सुनने में कान को अच्छी लगे, जो दिल में उतर जाए, और जिसको सुन के आपके अंदर कुछ फीलिंग जाग जाए, भावना जाग जाए, वही अच्छी गायकी है। मैं आपको बताऊं कि मैं जो सबसे बड़ा एडमायरर हूँ वो हूँ मैं लोक संगीत का, लोकगीत, लोक संगीत जिसे फोक कहते हैं आप लोग, और दूसरा है ट्राइबल म्यूज़िक जिसे कहते हैं, जिसे अरण्य गीत कहते हैं। उसके बाद शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है, वो उसके बाद है। तो मैं बेसिकली एडमायरर हूँ सबसे ज़्यादा फोक और ट्राइबल म्यूज़िक का। और आपको फोक और ट्राइबल के बारे में बताऊँ कि पूरी दुनिया में फोक और ट्राइबल लगभग हर जगह है, और ये उन लोगों के द्वारा रचा गया संगीत और गीत है जिनको किसी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। ये खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, ये समुद्र में मछली पकड़ने वाले और नदियों में मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे। ये एक जगह तो पता चला गुलाम जिनके पैरों में जंजीर है, वो आज़ादी के गाने, जिनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था, लकड़ी काटो, ये काम करो, और उनको खाना नहीं, कुछ नहीं, और उन गुलामों के समूह ने कितने गीत रचे। और ये पूरी दुनिया में हुआ है, ये ब्राज़ील में हुआ है, अर्जेंटीना में हुआ है, ये हमारे भारत के में हुआ है। गिरमिटिया मजदूर जो लोग गए थे फिजी में और मॉरिशस में, उन लोगों ने कितने गीत रचे हैं। इसके अलावा जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, इन्होंने ये शादी के गीत, ये जो है भोजपुरी में, अवधी में, बुंदेलखंड, सब में देखिए लोकगीत है। और ये किसी भी जो संगीत का ज्ञाता है उसने नहीं बनाया, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और ये संगीत में एक सच्चाई है, इसमें एक अपनापन है। तो यही एक अच्छा संगीत मुझे लगता है। इसके सहारे फिर हम सब लोगों ने बाकी संगीतों को बनाया है, और दुनिया भर के संगीतों को मिलाकर फिर जो एक संगीत बनता है, जो बड़ा संगीत बनता है। लेकिन असली संगीत वो है जो दिल से उपजा हो। मैं तो इसी पे, मुझे तो लगता है वही। तो अच्छी गायकी और अच्छा संगीत, जो सच्चा संगीत है, जो दिल से उपजा हो, जिसको हम लोग काफ़ी हद तक फोक कह सकते हैं। इसलिए फोक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपको पता चला कि बहुत सारी महान कृतियों में फोक कैसे घुसा हुआ है। इवन राग रागनियाँ जो है, उसमें बहुत सारे राग रागनी फोक से बने हैं। अच्छा, दिवाकर जी पूछ रहे क्या बचपन में ही सोचा था कि बॉलीवुड में आना है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता बचपन में तो मुझे लगता था कि शायद मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, मुझे फ़ौज में जाना, मुझे हवाई जहाज उड़ाने का बहुत शौक है, मैं पायलट बन जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, और चूँकि मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत छोटे बड़े शहरों में मिला के हुई। मज़ेदार बात है कि मैं ओरिजिनली बंगाली हूँ, मेरी मदर टंग बांग्ला है, लेकिन मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में। मेरे पिताजी थे सरकारी नौकरी में, तो उनका बहुत अलग अलग शहरों में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो एक तरफ इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस जैसे शहरों का प्रभाव रहा, दूसरी तरफ मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों का प्रभाव भी रहा, फिर दिल्ली का बहुत प्रभाव रहा। और बांग्ला चूँकि मेरे डीएनए में थी, घर में हमारे। अच्छा, एक सबसे पहले आज आप सब लोग को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की आज जो है जन्मतिथि है, तो सबसे पहले टैगोर जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। तो उनका मैं गुरुदेव का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, और उनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने बांग्ला, चूँकि मेरी मदर टंग है तो मुझे बांग्ला बोलना, सुनना, समझना आता है, लिखना भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो लिखना पढ़ना थोड़ा थोड़ा आता है। तो मैंने काफ़ी रविंद्र संगीत सुना, बाद में सुना ऑब्वियसली, लेकिन घर में चर्चा परिचर्चा होती थी, तो इस तरीके से था। तो अब फिल्मों के प्रति, गानों के प्रति आकर्षण तो था, जो कि हर हिंदुस्तानी को होता है, लेकिन बॉलीवुड में करियर बनाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। ये सब जब किताब निकल गई, और इसके लिए एक अलग मुझे लगता है सेशन करना पड़ेगा कि मेरी बॉलीवुड में एंट्री कैसी है और कैसे मैं आया। वो बहुत सारी घटनाओं से मिलकर ये जर्नी है। बट ये चीज़ मेरे काफ़ी दिनों के बाद, यानी लेकिन जब मैं दिल्ली में था तब मुझे लगा कि मैं जो लिख रहा हूँ और जो मैं लिखता हूँ, उसके पहले मैं अखबारों में लिखता था, बहुत सारे कवि सम्मेलन वगैरह में बहुत अपने इनिशियल डेज़ में गया। तो 500, 700, 800 लोग जो मुझे मेरी काम को सराहते हैं, अगर ये बड़े लेवल पर जाए तो ये इसकी ध्वनि दूर तक जा सकती है, तो ऐसा मुझे लगता था। और उसके लिए प्लेटफॉर्म बॉलीवुड था, लेकिन कैसे पहुँचेंगे, क्या होगा, कामयाबी मिलेगी कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं था किसी को। मैं मुंबई में जानता नहीं था, मैं मुंबई कभी आया नहीं था। लेकिन वही है कि जब जहाँ चाह वहाँ राह होती है, और संयोग और किस्मत और इत्तेफाक भी एक चीज़ होती है। आपके मन में जो आता है वैसे संयोग बनते चले जाते हैं और आप वैसा करने लगते हैं। दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल वालों ने पूछा कि पोएट और लिरिसिस्ट में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। देखिए, पोएट के ऊपर कोई बंदिश नहीं है,
पोइट अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जैसे चाहे जैसे जितना चाहे लिखे, कंटेंट के लेवल पे भी और फॉर्म के लेवल पे भी। पर जब लिरिसिस्ट हो जाते हो, स्पेशली जब सिनेमा के लिए आप गाना करते हो, तो सबसे पहले आपको एक ब्रीफ मिलता है। उस फिल्म का ब्रीफ होता है, जो स्टोरी ब्रीफ होता है, कैरेक्टर का ब्रीफ होता है, गाने से पहले और आगे पीछे क्या हुआ है उन बातों का ध्यान रखना होता है। उसी स्टोरी और कैरेक्टर्स के हिसाब से आपकी वोकैबुलरी सेट होती है। और जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ तो अच्छा, और उसमें एक और बात और जोड़ दूँ कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि जब से मैं आया हूँ बॉलीवुड में, अपना अनुभव बताता हूँ कि तब से सबसे ज़्यादा गाने जो हैं धुन पे बनते हैं। मैंने 100 में से 98 गाने धुन पे लिखे हैं। तो आपको म्यूज़िकल मीटर, म्यूज़िकल बीट्स और टेम्पो, इन सब चीज़ों का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए सुर ताल का भी। नहीं तो आप गाना लिख नहीं पाएंगे, उसके ऊपर बैठेगा नहीं मीटर में और वो बार बार क्लैश होगा, बहुत दिक्कत होगी। और वो गाना फिटिंग जैसा लगेगा कि उसको एक मीटर में फिट कर दिया गया, ऐसा लगना नहीं चाहिए। बनने के बाद गाना धुन और शब्द ऐसे गुथ जाने चाहिए कि उसका फोनेटिक्स, उसका राइमिंग, सब कुछ बहुत घुला हुआ आना चाहिए। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक गाने से कि मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, ठीक है, और उन कविताओं का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा हो सकता है कई बार कि वो सुना गया हो, देखा गया, उसका आइडिया मिल जाता है। मेरे सामने एक बार चैलेंज आया, मैं एक फिल्म कर रहा था फैशन, तो उसमें आया कि तब मुझे पता चला लिरिसिस्ट होने में कितनी मतलब ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए इतने बड़े देश में इतने कवि हैं, लेकिन लिरिसिस्ट, कामयाब लिरिसिस्ट और अच्छे लिरिसिस्ट बहुत कम हुए हमेशा से। मतलब जब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री 30s से जब स्टार्ट हुई और जब बोलचाल शायद बोलने वाली फिल्म शायद 40 में आई, वहाँ से जब से गाने शुरू हुए, वहाँ से लेकर और आज तक करीब 80 साल 70 साल की जर्नी में आप देखेंगे हमेशा गिनती के लिरिसिस्ट रहे हैं, गिनती के म्यूजिक डायरेक्टर रहे, संगीत करने वाले बहुत लोग हैं, कविता लिखने वाले बहुत लोग हैं, शायरी करने वाले बहुत लोग हैं। तो उसमें आया जब वो गाने की धुन मुझे मिली कि टा 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 टा, तो मैंने कहा यार फैशन पे कभी कोई गाना नहीं था, तो कोई नज़ीर भी नहीं थी मेरे सामने, तो मैं कैसे लिखूँ इसको। तो मेरे समझ में नहीं आता क्या लिखूँ, फैशन फैशन फैशन, कपड़े कपड़े कपड़े, ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर, लिखूँ क्या। और ऐसा सिचुएशन भी नहीं था। फिर जब सोचना शुरू किया और धुन मुझे दे दी थी और मुझे ये बताया था कल तक गाना लिख के लाना, क्योंकि सुखविंदर सिंह जी को गाना, और वो अगले दिन जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के टूर पे, और वो 1 महीने के बाद लौटेंगे और फिल्म रिलीज़ का डेट आ गया। खैर मैंने कोशिश की 2.5 घंटे में, सवेरे 7 से लेकर 8 से लेकर 10:30 बजे तक गाना कंप्लीट हो गया था। तो उसमें मैंने, आप देखेंगे एक जगह पर आता है जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, इस तरह से गाना शुरू होता है। फिर क्रॉस आता है गाने टा 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 रा रा तरारा धक तरारा। अब यहाँ पर बहुत ही पेचीदगी वाली ये धुन है और इसमें लिखना था। तो मैंने जो लिखा पहले वो बताता हूँ, फिर क्यों और कहाँ से ये आया मुझे वो बताता हूँ। आग सी रवानियाँ लेती है अंगड़ाइयाँ, ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ऐसे है ये। अब आग सी रवानी टा 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 टा, सलीम सुलेमान ने मुझे ये दिया था, आग सी रवानियाँ। अब मैं इसका कहाँ से ये मेटाफर सिमिली मेरे दिमाग में आई कि आग जब आप जलाएंगे, कभी अगर आपने कैंप फायर देखा होगा, आप लोग डेफिनेटली देखा होगा, या होली में या लोहड़ी में भी जो आग जलती है देखेंगे, तो आग की लपट ऐसे ऐसे चलती है, वो सीधी नहीं चलती, इसमें एक रवानी होती है, स्विंग होता है। और जो रैंप पे जब लड़कियां चलती हैं, जो फैशन मॉडल्स चलती हैं, वो भी एक कैट वॉक करती हैं, उसमें भी एक रवानी होती है। तो मैंने उस रवानी को आग की रवानी से की, आग सी रवानियाँ लेते जब अंगड़ाइयाँ। और जब शो में वो आगे आती हैं, लास्ट में आती हैं रैंप के, वहाँ पर वो एक पोज बनाती है, एक स्टाइल बनाती है, जिसको मैंने अंगड़ाई से उसको सिमिले दिया है ये। और देखने वाले उसको आँख फाड़ के देखते हैं, उनके दिलों में चिंगारियाँ जली, ये लेती जब अंगड़ाइयाँ, ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ। तो इस तरीके से ये गाना फॉर्म हुआ। तो ऐसे गाने में भी कभी कभी आप पोइट्री और पोइट्री के जो फॉर्म्स हैं, जो उसके मानक हैं, जो उसके रस, छंद, अलंकार, सिमिली, मेटाफर, इन सब का भी इस्तेमाल एक अलग तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल लेता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। देखिए, लिरिसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि गाने को ख़राब ना करे, अपने बोल से अच्छा करे, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है।
बहुत सारे इरोटिक सिचुएशन में भी कितने क्लासिक गाने बने हैं, बहुत सारे लोगों ने बनाया। और जब हम लोग काम कर रहे हैं हमारे सामने, तो हमारे बुज़ुर्गों की इतनी बड़ी फहरिस्त है लंबी, इतना उनका काम किया हुआ है, शैलेंद्र जी, मजरू साहब, साहिर लुधियानवी, नीरज, आनंद बख्शी, मतलब इतने बड़े बड़े ग्रेट लिरिसिस्ट हुए हैं, बहुतों के मैं नाम नहीं, शकील बदायूं, बहुतों के नाम मैं नहीं ले पाया, इंदिवर साहब, राजेंद्र कृष्ण जी, इन लोगों ने इतना मतलब मार्वलस मैचलेस काम किया है। और हर सिचुएशन पे इन्होंने बहुत समझदारी से, तमीज़ में चीज़ों को लिया। तो एक तमीज़ जो है ना वो रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं लिरिसिज्म एक मतलब कवि है, एक प्रकार का शायर है, तो भले वो फिल्मों के लिए लिख रहा है, उसको उसके साथ बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब विचार प्रकट जब कर रहा है, कहीं पर वो बात कह रहा है, कथ्य जो है उसका, वो उसमें एक तमीज़ होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये पूछ रहे हैं कि कितना समय लगता है, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, सब डिपेंड करता है। और ठीक है भाई, आज बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ बात करके। और मैं फिर से अपनी बात ख़त्म करूँगा कि कोविड-19 से हम सबको जूझना है और समझदारी से जूझना है। हम आधी लड़ाई लड़ चुके हैं, थोड़ी सी लड़ाई बची है, इसको संयम से निकालिए। और मैं फिर से ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर और दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग की वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ जुड़ पाया, और आगे हम लोग फिर जुड़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।